kidney transplant. At this point, I would like to invite our Additional Medical Director, Dr. Sunil Balyan, sir, whose expertise is integral in today's discussion. अपना एक्सपीरियंस क्या रहा इनका कैंसर का, रोबोटिक सर्जरी का, इनका क्या एक्सपीरियंस था यथार्थ में, इनको बताएंगे। इन्होंने, इनको मैं फाइटर कहूँगा क्योंकि हर कैंसर पेशेंट एक फाइटर है। इन्होंने उफ तक नहीं की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद तक। इनके हस्बैंड बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उफ तक नहीं की। तो ये बहुत बड़े फाइटर हैं, जिनसे ये कुछ बताएंगे अपना कि रोबोटिक सर्जरी और कैंसर से कैसे हम फाइट कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर के पास आए, क्या उन्होंने बताया? भैया आप थोड़ा सा बता दो। सर मुझे दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, दर्द महसूस होता था। मुझे लगता था कि मेरे पेट में कुछ है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास आई, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। करते हैं आमतौर पे धारणा जो है, जो आज से 15 साल पहले ही बोला जाता था कि ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि एक ही ब्लड ग्रुप दूसरे को दे सकता है। कि जैसे मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं ए पॉजिटिव को डोनर बन सकता हूँ, अगर मेरा बी पॉजिटिव है तो मैं बी को दे सकता हूँ। ओ ब्लड ग्रुप भी डिफरेंट है, ओ ब्लड ग्रुप जिसको किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। ये केस इसलिए यूनिक था, पहली बात तो इसमें यंग लड़का है जिसको किडनी फेलियर है, और हिंदुस्तान में ट्रेजेडी ये है कि किडनी फेलियर यंग लोगों को होते हैं। हमारे 60% पॉपुलेशन किडनी के इन्फेक्शन, ग्लोमेरुलर जिसको बोलते हैं, वो यंग लोगों को ग्लोमेरुलर की वजह से किडनी फेलियर होता है। और ये लोग वो हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार चला रहे हैं। तो किडनी फेलियर होने के बाद में डायलिसिस खर्चा, तबीयत खराब होने की वजह से ये विपदा जब आती है तो फैमिली के लिए बहुत ही प्रचंड रूप लेती है। ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा तरीका है नॉर्मल होने का। इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसका ब्लड ग्रुप घर में किसी को मैच नहीं कर रहा था। तो इसकी पहली बात तो ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। तो आजकल जो ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं वो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। तो अगर मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और मैं बी को किडनी देना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? साइंटिफिकली संभव है। इसमें हम लोग बेसिकली टाइटर करते हैं, जिसके बारे में हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे बात करें बताएंगे। और अगर टाइटर बढ़ा हुआ है उनका, टाइटर का मतलब आप में क्षमता दूसरी किडनी को खराब करने की ब्लड के अंदर, उसको हम लोग दवाइयों से, उसको हम लोग एक नए फिल्टर्स आए, फिल्टर्स के थ्रू इनके टाइटर्स इतने कम कर देते हैं कि नई किडनी को पहचान नहीं सकते। और जैसे ही नई किडनी को पहचानने में टाइटर इनके कम होते हैं, हम लोग उसी दिन नेक्स्ट डे हम लोग ट्रांसप्लांट, टाइटर्स बहुत ज्यादा थे तो कम कैसे किए गए, अगेन इसके लिए बारे में नेफ्रोलॉजिस्ट आपसे बात करेंगे। और दूसरा, इसकी सास ने इसको किडनी दी, तो ये एक अपना उसमें एक योगदान है परिवार का कि घर में अगर किसी से मिल नहीं रही है और बाकी सब असमर्थ है किडनी देने में, तो इवन सास ने किडनी दी और ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्रिएटिनिन इसका 1.2 है, अपना काम कर रहा है अच्छा खासा, बहुत अच्छी रिकवरी दिखेगी। सर्जिकल पार्ट में क्या चैलेंजेस हुए, इसके लिए मैं आपको डॉक्टर विपिन से बात कराना चाहता हूँ। डॉक्टर विपिन, हम लोग टीम है, हम लोग सर्जन होते हुए हम लोग ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं। ट्रांसप्लांट से पहले की तैयारी और ट्रांसप्लांट के बाद की वर्कअप और तैयारी वो नेफ्रोलॉजिस्ट हम लोग मिलकर करते हैं। डॉक्टर विपिन। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि डॉक्टर दुष्यंत सर ने कहा कि ये देखिए मीडिया में या पेपरों में हम सब सुनते हैं कि ट्रांसप्लांट ये और पैसे का लेन देन, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम सोचा जाए सबसे अच्छा काम अगर कोई डॉक्टर हम कर सकते हैं तो एक ना जीवन दान किसी को मिल जाए। तो कोई भी मरीज डायलिसिस पे है तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, 5 से 7 साढ़े 10 साल किडनियाँ जो आपकी नसें कमज़ोर हो जाती है डायलिसिस के बाद। डायलिसिस एक टाइम पास है कि हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं नॉर्मल होने के लिए। एक 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग आदमी डायलिसिस ठीक है, एक जवान जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है, जो कि घर का कमाऊ पूत है, अगर उसको खराब होता है, उसकी किडनी खराब होती है, पूरा परिवार होता है, माताजी पिताजी बीवी सब। बहुत ज़रूरी है किडनी ठीक करना, इसलिए ट्रांसप्लांट ही
किडनी डिजीज का जो CKD का आइडियल ट्रीटमेंट है। ढंग से किडनी लग जाए तो किडनी बहुत लंबा चलती है और एक आप किसी को मान के चलिए एक नया जीवन मिल जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बात की इस केस के बारे में, डिफिकल्ट सा केस था, दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। जो हमने तैयारी की वो डॉक्टर आकाश आपको बताएंगे, मैम भी बताएंगी, लेकिन इंट्राऑप जो उनकी सासू माँ वो थोड़ी एजेड थी, हमारा ट्रांसप्लांट नॉर्मल गया, उनका हमने लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से उनकी किडनी को निकाला। आई थिंक वार्म स्टीमर टाइम किडनी को कितने जल्दी हम ठंडा करते हैं वो 2 से 2.5 मिनट रखा, और जैसे ही किडनी लगाई उनके अंदर तो किडनी तुरंत चलनी शुरू हो गई। आई थिंक OT के दौरान जब हमने किडनी लगाई थी मरीज के अंदर, तो आई थिंक 1.5 से 2 लीटर पेशाब अगले 2 या 3 घंटे में उनका बना। उनका क्रिएटिनिन जो 5 या 6 था वो 3 दिन के अंदर 1.2 1.4 पे आ गया, मतलब किडनी नॉर्मल काम कर रही थी। और आपको कल का अपडेट देता हूँ। कल का अपडेट ये है, उनके सारे टाँके वाके कट चुके हैं, घाव एकदम अच्छा है, मरीज अपना काम खुद कर पा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो इनकी बारीकियां हैं, जो हमने जिसके लिए ये ट्रांसप्लांट किया था, पेशेंट हमारे पास 7 दिन रहा। डोनर जो थे, जो उनकी सासू माँ थी, वो एकदम स्वस्थ हैं। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अगर हम सब अपनी किडनी, मेन दिक्कत इंडिया भारत में ये आ रही है, किडनियां नहीं मिलती हैं, डोनर नहीं मिलते हैं, और तभी ये सारा पैसा का खेल शुरू होता है। अगर अपने घर परिवार के लोग या जो लोग मानसिक रूप से जो कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अगर वो सब लोग, हम सब लोग अपने अंगदान का एक प्रथा बना लें, जो इंडिया में आने वाला है कुछ दिन बाद, तो ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी हमारे देश से। तो इस केस में और बारीकी से हमने क्या किया जिससे कि किडनी उनकी एक्सेप्ट हो, मैं डॉक्टर आकाश को फोन माइक दूंगा, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। नमस्कार। किडनी डिसीज 5-6 महीने पहले डायग्नोस हुई थी। इनका सडनली जो इमरजेंसी में आया, इनका BP 220 था ऊपर का, तो उस टाइम पे इनका क्रेटिन करके देखा तो इनका क्रेटिन 12-14 के राउंड था। उस टाइम पे फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट के लिए एक्सेप्ट करना कि खान के लिए करें, लेकिन उनकी स्थिति, उनकी किडनी फंक्शन उतने नहीं थे कि वो डोनेट कर पाए, तो उसके लिए हमें कैंसिल करना पड़ा हमको। उनका ब्लड ग्रुप सेम था, फिर इनकी जो मदर इन लॉ ने वॉलंटियर किया कि वो किडनी देना चाहती हैं। इनकी फिर जांचें करी, ये फिट थी, तो वो एक्सेप्ट कर पाए हम उनकी किडनी को। बट इसमें इशू ये था कि इनका ब्लड ग्रुप अलग अलग था। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए था और उनकी मदर इन लॉ का B था। तो ये चैलेंजिंग बात थी कि ब्लड ग्रुप कॉमन सेम नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे इस बात को। शुरू में इनके टाइटर, जो इसमें हम लोग टाइटर देखते हैं, जो जैसे B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप को की B ब्लड ग्रुप की किडनी को अगर A ब्लड ग्रुप वाले रेसिपिएंट में देना है तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज होती हैं। तो सबसे पहले उसमें वो हम टाइटर की फॉर्म में, उसके टाइटर की फॉर्म में हम उसको मापते हैं, मेजरमेंट है उसका। तो वो इनिशियली ठीक थी, लेकिन बाद में जब हमने फाइनल ट्रांसप्लांट के लिए देखा तो वो टाइटर बढ़ के आया। तो उसको लिए हमने एक तरह से एक फिल्टर होते हैं, वो जो एंटीबॉडी को उस फिल्टर में चिपका लेते हैं। ये सबसे सरल भाषा में ये मैं कह पाऊंगा आपसे। फिर हमने 2 दिन उनको वो स्पेशल फिल्टर यूज किया, उसके बाद टाइटल विद इन नॉर्मल लिमिट आए, उसके बाद हमने फाइनली रीनल ट्रांसप्लांट किया। फिर ट्रांसप्लांट के बाद प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, पेशेंट ओवरऑल बेटर फील कर रहे हैं। अभी क्रिएटिनिन डिस्चार्ज पे 1.2 के अराउंड था, ठीक है। और ये जो टाइटर रिलेटेड बातें काफी कॉम्प्लेक्स है, सुनने में हमें बहुत सरल लगता है कि फिल्टर लगाया, एंटीबॉडी उससे चिपक गई और निकल गई, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग चीज है। मैम इसके बारे में थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से बताएंगे। डॉक्टर सुप्रिया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से। तो जैसा सर ने बताया कि ट्रांसप्लांट एक जीवन दान है, तो ये एक ऐसा केस है ABO इनकम्पेटेबल। अगर आप पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि A का डोनर हो एंड B का रिसिपेंट, या कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो। बट नाउ अब क्या है, हमारे पास ऐसी तकनीक हो गई है लाइक इम्यूनो एडजॉर्प्शन, जो कि इस पेशेंट के अंदर हमने किया, एक फिल्टर का यूज किया। उस फिल्टर में पहले से प्राइम एंटीजन होते हैं, एंड इस पेशेंट का टाइटर प्री ट्रांसप्लांट बहुत हाई था, एंड ड्यू टू दिस फिल्टर हमें इस टाइटर को एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर लाना था। एंड मैं बताना चाहूँगी टाइटर क्या होता है। टाइटर जो एंटीबॉडी की क्वांटिटी
हमारे सीरम या प्लाज्मा में होती है, उसको मेजर करने को हम टाइटर कहते हैं। और ये एंटीबॉडी तभी बन जाती है जब हम पैदा होते हैं। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए का होगा, बट एंटी बी के साथ हम पैदा होंगे। तो इसको कम करने के लिए ग्लाइकोसॉफ एक फिल्टर होता है। ग्लाइकोसॉफ, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर अवेलेबल इन द मार्केट, बट यहाँ पे जो हमने किया है इम्यूनो एडजॉर्प्शन थ्रू ग्लाइकोसॉफ। इसमें पेशेंट, ये फिल्टर तो बहुत छोटे साइज का होता है, बट इसमें पेशेंट के प्लाज्मा को मल्टीपल टाइम सर्कुलेट किया गया। एंड आफ्टर दिस प्रोसीजर, एक्चुअली दिस प्रोसीजर इज क्वाइट लॉन्ग, इसे 8 से 9 घंटे लगे करने में, बट पेशेंट ने अच्छे से टॉलरेट किया ये प्रोसीजर। एंड आफ्टर दिस प्रोसीजर पेशेंट टाइटर रिड्यूस टू द एक्सेप्टेबल रेंज। तो इस तरह से हमने इस पेशेंट का टाइटर कम किया। एंड नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने उनका ट्रांसप्लांट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। थैंक यू मैम। ट्रांसप्लांट, इस पे बात करना अपने आप में एक नेगेटिव न्यूज होती है, और ये नेगेटिव न्यूज आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, यथार्थ के बारे में भी चली है, कोई उसमें खुल के या बात करने की वो नहीं है। इस केस को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने का पर्पज भी हमारा यही था। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक आदमी जो है समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था और पूरी टीम रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आपने देखा यूरोलॉजिस्ट भी है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी है, साथ में जो है ब्लड बैंक से इंचार्ज भी है। पूरी टीम का एक कलेक्टिव एफर्ट्स होता है ऐसे केसेस को सक्सेसफुल करने में। सेम ग्रुप का ब्लड ग्रुप का करना बड़ा आसान होता है, बट डिफरेंट रिलेटिव्स का करना, जिनके ब्लड ग्रुप भी अलग है, जिनके रिलेशन में जो है 33 होता है, उसको करना और उसको सक्सेसफुली करना अपने आप में एक चिकित्सा के क्षेत्र में जो है बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसी पहल को हम आगे लेके आए हैं, ना कि सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट हम यहाँ पे कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सारे ट्रांसप्लांट भी यथार्थ ग्रुप अभी गौतम बुद्ध वासियों के लिए कर रहा है। और पिछले काफी समय में काफी केबीए, चाहे वो नेशनल पेशेंट्स हो या इंटरनेशनल पेशेंट्स हो, और डेफिनेटली जिन लोगों की जान बची है उनको काफी फर्क पड़ता है। और पॉजिटिवली हम इस चीज को लेते हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ने चाहिए और आगे चले। तो अपने केस के बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर नीरज चौधरी है। मैं जीआई सर्जरी और जीआई ऑन्कोलॉजी देखता हूँ इस हॉस्पिटल में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट की बात करेंगे जो बहुत ही यंग पेशेंट है। उसकी उम्र 30 साल से कम है। वो हमारे पास पेशेंट एक पेट में दर्द लेके आई थी, काफ़ी महीनों से उसको चल रहा था। उसको पेनक्रियास में ट्यूमर हमने डिटेक्ट किया जो पेनक्रियास के सेंट्रल पार्ट में था। और इस तरह के कैंसर बहुत ही गंदे होते हैं, खतरनाक होते हैं। पेनक्रियाटिक कैंसर अपने आप में बहुत सबसे गंदा कैंसर माना जाता है शरीर का, जिसमें 90% से ज़्यादा लोग 5 साल भी नहीं जी पाते। तो इस तरह का कैंसर उसको था। हमने उसको समझाया, पेशेंट को, उसके हस्बैंड को, और हमने उनका ये समझाने के लिए किया कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं सर्जरी के, क्या आपको किस तरह से हो सकता है सर्जरी। और बिल्कुल ही एक आधुनिक, एक बहुत ही लेटेस्ट हमारे पास एक चीज़ है पिछले 7-8 महीनों से, उसको कहते हैं रोबोट, सर्जिकल रोबोट। तो हमने उनको कन्विंस किया, वो मान गए। हमने उनकी रोबोटिक सर्जरी की, कैंसर की, पेनक्रियाटिक कैंसर की, जो पूरे यूपी में शायद जिस तरह की कैंसर की सर्जरी उनकी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की भी नहीं हुई होगी। हमने उसका सेंट्रल पेनक्रियाटेक्टमी किया है रोबोटिक, जिसमें हमने सिर्फ ट्यूमर का और उसके आसपास का हिस्सा हमने निकाला है। तो हमने पेनक्रियास को प्रिजर्व भी किया है और ऑन्कोलॉजिकली मतलब कैंसर के हिसाब से पूरा ट्यूमर पूरा निकाल भी दिया है। और वो रोबोटिक तरीके से करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, पेशेंट के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें बहुत कम कट आते हैं। ब्लीडिंग, हमने उसको एक भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया, उसका टोटल ब्लड लॉस 50 ml से भी कम था पूरी सर्जरी का। पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर घर चला गया और अभी पूरे नॉर्मल काम पूरे अपने आराम से कर रहा है। उसको 1.5 महीने से ऊपर हो गया सर्जरी को।
पेशेंट भी आए हैं वैसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि हमारे यथार्थ हॉस्पिटल में सबसे लेटेस्ट काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी जो लेटेस्ट टेक्निक है सर्जरी में आज की डेट में, हम वो कैंसर तक के पेशेंट में अच्छे से कर पा रहे हैं। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम है कि रोबोट से भी ऐसी सर्जरी हो सकती है। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि रोबोट से सारी सर्जरी हो सकती है जो लेप्रोस्कोपी हुआ करती थी पहले। तो इस टेक्निक से हम पेशेंट का पेन, ऑपरेटिव ड्यूरेशन, हॉस्पिटल में स्टे रखना, आईसीयू में स्टे रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, ऑपरेशन के बाद जल्दी से जल्दी घर जाके अपने नॉर्मल काम करना, ये बहुत ही आसानी से हो पाता है। तो ये मैं इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सारे जीआई कैंसर सर्जरीज में हम रोबोट के इस्तेमाल से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। ये मेरा कहने का। थैंक यू सर। दूसरा केस नहीं बचेंगे, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब कैंसर का भी इलाज संभव है। अगर वो लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचा है, एक ऑर्गन से ज़्यादा में नहीं फैला है, तो मेडिकल पद्धति में अब चाहे वो सर्जिकल रोबोट से हो या कीमोथेरेपी हो, रेडिएशन हो, इम्यूनोथेरेपी हो, आजकल काफ़ी हद तक ऐसा ट्रीटमेंट आ गया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज तक के कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं। अब जो केस डॉक्टर साहब ने बताया वो 30 साल का बच्चा, 30 साल से भी कम उम्र का बच्चा है, अगर उसकी जान कैंसर से बचती है तो उसको आगे 50 साल 60 साल का जीवन मिलता है। तो ये मीन्स की कैंसर हो गया, क्योंकि कैंसर सुन के ही लोगों को ये लगता है कि अब तो बचने का चांस नहीं है। उसको खत्म करने का हमारा ये था कि हाँ, कैंसर का भी इलाज काफी हद तक संभव है अगर आप अर्ली उसके साइन सिम्टम देख के चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और अर्ली स्टेज में आप उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसका भी इलाज संभव है। तो दो ही हमारे पर्पज थे, एक कैंसर के खिलाफ जो मुहिम है कि कैंसर के लिए लोगों में अवेयरनेस बढ़े, उसके ट्रीटमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़े, और दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। हमारी भारत सरकार भी कार्यक्रम चलाती है, अंगदान महादान। ऐसे ही ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में भी मेडिकली बहुत सारे रिवोल्यूशंस आ चुके हैं। सेम ग्रुप नहीं, डिफरेंट ग्रुप के भी हम कर सकते हैं। बस अब लोगों को, कम्युनिटी को आगे आने की जरूरत है, वो आए, अंगदान करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर जान बचा सकते हैं, उसमें यथार्थ हॉस्पिटल भी सबके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। ये सारी फैसिलिटीज हमारे इस हॉस्पिटल्स में और बाकी ब्रांचेस में भी जो है उपलब्ध है। इसी के साथ में अगर आप कोई क्वेश्चन डायग्नोज करने के लिए बहुत आसान नहीं है कैंसर को डायग्नोज करना। बहुत सारे पेशेंटों को नॉन स्पेसिफिक बहुत थोड़ा दर्द होता है कभी कभी। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कुछ अलार्मिंग साइंस होते हैं जो किसी भी आदमी को हो या तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। जैसे जीआई कैंसर की मैं बात कहूँगा, पूरे शरीर में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जो अलग बात है। मैं जीआई कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी आदमी को भूख कम लगना, वजन कम होना, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, जैसे मल के रास्ते से काली लैट्रिन आना या सब पूरा क्लियर ब्लड आना, किसी को जॉन्डिस होना, किसी को थोड़ा बहुत दर्द रहना जो कंटिन्यूसली 3-4 हफ्ते से चल रहा है पेट में। तो इन सब ऐसे चीज़ें अगर किसी को है तो इमीडिएटली उसको किसी न किसी से परामर्श करना चाहिए, खासकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या सर्जन से, जीआई सर्जन से, ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी, आजकल बहुत अच्छे तरीके हैं, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जिससे हम बहुत जल्दी हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको स्टेज 3 तक अगर वो डायग्नोज हुआ, अगर वो फैला नहीं है शरीर में इधर उधर, तो हम पूरा का पूरा उसको निकाल के, और कीमोथेरेपी भी आजकल बहुत अच्छी आ गई, तो दोनों चीज़ों के मिलने से पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है अलार्मिंग साइंस कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाए। सिंपल ऐसे ही, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप CBC, RFT, LFT कराएंगे, ये सब बेसिक टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं किसी आदमी और वो किसको कैंसर होगा ऐसा हो सकता है, बहुत कॉमन है। और तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि एक चीज़, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उससे भी अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ और वो ठीक नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारी ना एक्टिविटी ना करना, मतलब ओबेसिटी होना, मोटापा होना, उसका बहुत रोल है। खाने पीने में पैकेट फूड खाना, फास्ट फूड खाना, इन सब का सिग्निफिकेंट रोल है।
जो लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं फॉलो करते हैं, तो अब कैंसर बढ़ रहा है। और हमारा जो ग्लोबोकॉन जो पूरा इंटरनेशनल डेटा ये कहता है कि नेक्स्ट 5 से 10 साल में इंडिया कैंसर का कैपिटल होगा। मतलब सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस अगर कहीं डायग्नोज होंगे तो वो इंडिया में होंगे। जैसे अभी डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है इंडिया, ऐसे अब कैंसर का कैपिटल बन चुका होगा वर्ल्ड। तो हमारे जो कैंसर का रेट है हर जगह से जो बढ़ती जा रही है, उसको सबसे ज़्यादा जो कैंसर बढ़ रहा है तेज़ी से, वो GI कैंसर ही है। क्योंकि हमारा खाना पीना, चलना फिरना, बहुत सारी जो आदतें हैं वो ख़राब हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये सब की वजह से हमारा कैंसर बढ़ता जाएगा। ये रेट रोज रोज बढ़ ही रहा है। पेट के कैंसर के साथ साथ जो है हमारे यूरो के भी एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा जो है प्रकाश प्रोस्टेट कैंसर। सर आपने कहा कि CBC KFT की बात हुई, ये चीज होती है साइंस, एक होते हैं सिम्टम्स। अगर जो मेरे सामने जो मुझे फील हो रहा है, मुझे लगे मुझे ये दिक्कत हो रही है, उसे हम बोलते हैं सिम्टम्स। मैं कुछ टेस्ट कराऊं, उसमें पकड़ूं ये चीज है, एग्जामिन करूं, उनको बोलूंगा मैं साइंस। मरीज बोले, नीरज ने कहा मेरा वजन कम हो रहा है, मेरी खांसी नहीं जा रही है, मुझे पेशाब करने में खून आता है, पेशाब में जलन बनी रहती है, मेरे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेसिफिक एक टेस्ट आता है PSA। देखिए एक बहुत कॉमन सी बात है, हम जब 50-55 के हो जाएं, हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है। एनुअल हेल्थ चेकअप डॉक्टर बोलेंगे इस बारे में आपसे। ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास, एक पेशेंट सिंपल पेशेंट आती है, शी इज अराउंड 35 ईयर की लेडी, उनको हल्का सा दर्द होता है किडनी में, वो दिखाने आ जाते हैं। बस यही काम उन्होंने किया जो लोग नहीं करते हैं। हमने अल्ट्रासाउंड कराया, आया छोटी सी गांठ लग रही है, बहुत हल्का सा दर्द था, वो चाहती छोड़ सकती थी, मैक्सिमम लोग शायद मैं भी छोड़ देता। वो आई अल्ट्रासाउंड कराया, छोटी सी गांठ है, हमने CT कराया, एक ट्यूमर निकलता है किडनी में 2.5 सेंटीमीटर का, जो कि स्टेज 1 था। उनका भाग्य बोलूंगा, हमने CT स्कैन कराया, रोबोटिक सर्जरी प्लान करी, सिर्फ 3 सेंटीमीटर ट्यूमर को 3.2 सेंटीमीटर 0.5 मिली सेंटीमीटर गैप लिया, पूरा ट्यूमर निकाल दिया। लाइफ इनके आराम से गुजर गई, किडनी बच गई। बट उन्होंने पहला सिम्टम जो था दर्द माइल्ड सा हुआ है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया। तो हमको कोई भी सिम्टम हो, देखिए अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ नहीं जाता है, टेस्ट डॉक्टर से मिलने में। कोई भी बीमारी हो, आपको कोई तकलीफ हो रही है, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। स्टूल में ब्लड आ रहा है, नेग्लेक्ट मत करिए। यूरिन में ब्लड आ रहा है, ब्लड आना एक सिम्टम है, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। एनुअल चेकअप कराते रहिए, एज बढ़ती जाएगी। जैसे डॉक्टर नीरज ने कहा इंडिया कैपिटल बनने वाला है, जी क्यों बनने वाला है? हम लोगों का खान पान आप सब देख रहे हैं कि सब्जियां कैसे उगती हैं हमारे आसपास यहाँ। आप सबको पता है सब्जियां कहाँ से आती हैं, कितना केमिकल मिलाया जाता है, कितना रंग मिलाया जाता है, हम सब वही खा रहे हैं, इसका खाना बाहर से नहीं आता है। तो हमारा खान पान बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी रहा है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर हम अगर पहले इंडिया के अंदर एज होती जो हमारी नियमित रूप से जो हम जीते थे वो बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जाएंगे। हाँ, अगर हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, अपने अल्ट्रासाउंड कराते रहेंगे, रेगुलरली टेस्ट कराते रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो शायद हम इनको जल्दी पकड़ सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा चल भी रहा है मीडिया में कि सिद्धू ने जो है 40 दिन ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो जो ऑर्गन आता है वो किसी दूसरे ग्रुप से आता है, तो ऐसे में उसके लिए कितना चैलेंज होगा उस ऑर्गन के लिए, और जिस बॉडी में वो गया है उनके लिए क्या चुनौतियां होगी कि वो और उस ऑर्गन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा ये है कि एंटीबॉडी जो है वो कैसे जनरेट होगी और कैसे उनके साथ मैच करेंगे। पहले इस पे 2 स्कूप है कि आप पहले टेस्ट करके देखते हैं कि आपका एंटीबॉडी टाइटर कितना है, और एंटीबॉडी टाइटर जब तक आपको कम नहीं होगा तब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करते। इनफैक्ट लास्ट एंटीबॉडी टाइटर उसका 1 दिन पहले होगा। अगर वो एंटीबॉडी टाइटर कम नहीं हुआ या हल्का सा बढ़ गया है तो आप ट्रांसप्लांट उस दिन रोक देंगे। एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट ऐसे ट्रांसप्लांट है जिसमें आप कहते हैं जैसे एंटीबॉडी टाइटर कम हुआ आप नेक्स्ट ईयर ट्रांसप्लांट करते हैं। सर्जिकल चैलेंज में इसमें यह है कि भाई ये ऐसे तो रूटीन सर्जरी जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट होता है उसी की तरह होता है, बस इसमें हम लोग अलग से ये ध्यान रखते हैं कि जब किडनी हम निकालेंगे उसके निकालने और लगाने के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, तो किडनी को जितनी कम से कम चोट पहुंचे उतना अच्छा है। और सेकंड, इसके अंदर आपको बहुत सचेत रहना पड़ता है क्योंकि ये किडनी कभी भी रिजेक्शन की तरफ जा सकती है, ऑन टेबल भी जा सकती है, 4 घंटे बाद भी जा सकती है, 6 घंटे बाद भी जा सकती है, अगले 1 हफ्ते में कहीं कभी भाई रिजेक्शन की तरफ तुरंत जा सकती है।
तो सर्जिकल टीम, नेफ्रोलॉजिकल टीम, ट्रांसफ्यूजन टीम और रेडियोलॉजिकल टीम, जिसका काम है ये देखना किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। अगर सपोज इसमें हमारा आउटपुट जैसे विपिन ने बताया ऑन टेबल 2-2.5 लीटर यूरिन बना दिया था उसने 1.5 से 2 घंटे में, तो यूरिन आउटपुट जब बनता है तो आप क्रिएटिनिन देखते रहते हैं। कभी भी आपको लगे कि 1 घंटा पहले आउटपुट 2000 ml किया था और नेक्स्ट आउटपुट आपका 250 ml आया, आप फट से अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि कोई किडनी में काम तो नहीं कर, किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आपको बस उसमें ये सचेत बहुत ज्यादा रहना पड़ता है और रेगुलर आपको टाइटर तो नहीं कहूंगा पर इम्यूनोसप्रेशन और ध्यान कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ये भी उनका बात है। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, पेट किया जा सकता है, इनको हल्का पेट में दर्द हुआ और उस सिम्टम को इन्होंने इग्नोर नहीं किया, ये इन्होंने अच्छा कार्य किया, ये तुरंत डॉक्टर को दिखाने आए, फिर फर्दर टेस्ट में उसका पता चला और इसका जो है ट्रीटमेंट का सिलसिला स्टार्ट हुआ। डेफिनेटली जब किसी यंग पेशेंट को पता चलता है उसके पेट में कैंसर है और फैला हुआ है, तो उस जो जंग उसके दिमाग के अंदर चलती है उसे निकल के आना और बीइंग ए फीमेल फाइट करना और यहाँ पे बैठ के आप सब लोगों को इंटरव्यू देना, उसके लिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? कितने दिन पहले हुआ था? 29 अक्टूबर, 1 महीना पहले। उस समय से अब में क्या अंतर लग रहा है? क्योंकि पेट में दर्द भी होता है। कितना खर्चा पेड़ किया आपने? इंश्योरेंस से था इनका तो कितना कॉर्पोरेट इंश्योरेंस खर्चा बता पाएंगे? सुनील भाई, यदि जनरल कोई कराता है तो कितना खर्चा जाता है, ये पूछना चाहता हूँ। उस पर डिपेंड करता है कि सिर्फ सर्जरी होनी है या साथ में कीमो रेडिएशन भी चलना है। कौन सी स्टेज है, कौन से टाइप की कीमो लगेगी। कीमो 10,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की आती है, वो डिपेंड करता है पेशेंट बाय पेशेंट की कैसी कीमो हमें उसको देना है। और रेडिएशन के भी साइकिल उसी आधार पर, सपोज ब्रेस्ट का कैंसर है उसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन भी होता है, कीमो भी होती है, तीनों चीज होनी होती है। जो जीआई सर्जरी के ज्यादातर ट्यूमर्स होते हैं उसमें सिर्फ सर्जरी से भी काम चल जाता है, बाकी जो प्रोस्टेट वगैरह के होते हैं उसमें रेडिएशन की जो है जरूरत पड़ती है। तो खर्चा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी लिख दीजिए, लिख दूं इसमें मेमोरी कुछ भी लिख दीजिए। मेमोरी लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास का जो इनका बिल था, जो इसमें कि लिख केस दीजिए, हिंदी में हुआ। चाहे मेमोरी लिख दीजिए। तो 1-1.5 महीने पहले इनको पता चला कि कैंसर है, 1.5 महीने 1-1.25 महीने पहले इनकी सर्जरी हुई 29 तारीख को, और आज लगभग 1 महीना 7 दिन हुए हैं। ये फिट एंड फाइन है, आप सब लोगों के बीच में है, और 5 से 6 लाख रुपए के आसपास का इनका खर्चा है। और नॉर्मल पहले जैसे महसूस होता नहीं, आता रहेगा हर साल। अभी ये है आपकी फीस। देखिए, अगर हम नॉर्मल ओपन सर्जरी या कुछ करते हैं तो हटाना था आपको। अगर वो करते हैं तो यूजुअली रिकवरी पीरियड कम से कम 1-2 महीना है, कम से तो ये आपको स्टोरी डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट ऑपरेशन से पहले कितना फिट कर पाए। इनका क्योंकि हमने मिनिमली इन्वेसिव रोबोटिक तरीके से किया, इसलिए इनका हॉस्पिटल में भी इनको बहुत कम रुकना पड़ा, आईसीयू में भी बाहर आ गई, तो इनके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम हुए, ना के इसके आवाज कम करो, सब लोग डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए जो रोबोटिक सर्जरी है मिनिमली